हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है आशीष पांडे। आप पढ़ रहे हैं द टॉपिक मास्टर अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पर और आपके बैच का नाम है टारगेट 100 बैच। टारगेट 100 बैच में हम कंप्लीट साइंस का पैकेज आपके लिए बेटा फ्री में लेकर आए हैं। यहां पर हम आपको कंप्लीट साइंस फ्री में पढ़ाएंगे, साथ ही साथ में आपको प्रैक्टिस सेट दे देंगे, टेस्ट पेपर दे देंगे और प्रीवियस ईयर पेपर दे देंगे। जो आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं बोर्ड के, वो भी आपको हम फ्री प्रोवाइड करने वाले हैं। आगे किस तरह से चीजें आएंगी बेटा, आगे आने वाले समय में बहुत ही जल्द आपको इस संडे तक अपडेट कर दिया जाएगा कि कैसे आपको पेपर डाउनलोड करना है, कैसे आपको स्टडी मटेरियल डाउनलोड करना है। तो इस संडे तक बेटा अपडेट आपको दे दिया जाएगा। हफ्ते में आपकी 4 दिन तक क्लासेस चलती हैं और बेटा हमने लाइट चैप्टर स्टार्ट कर दिया था। आपको पता होगा प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन ये भौतिक विज्ञान का एक चैप्टर है जिसे हमने स्टार्ट कर दिया था और आज हमें बेटा उसका लेक्चर नंबर 6 देखना है, जिसमें बात करनी है हमें गोलीय दर्पण, इसके प्रकार की, मुख्य अक्ष क्या होता है, वक्रता त्रिज्या क्या होती है, वक्रता केंद्र क्या होता है और ध्रुव क्या होते हैं। साथ ही साथ में और कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं की हम बात करेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती हैं और बहुत ही छोटे छोटे बेटा इससे क्वेश्चंस बनते हैं। आज मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा और आज मैं आपको सिखाऊंगा कि गोलीय दर्पण क्या होता है। इसको बहुत ही अच्छी तरीके से डिटेल में बेटा हम सीखेंगे और अच्छी तरीके से चीजों को क्लियर करेंगे। आपको पता है कि इसको हम इंग्लिश में लाइट बोलते हैं और हिंदी में हम लोग प्रकाश बोलते हैं। तो हिंदी और इंग्लिश का इसमें बहुत ज्यादा एटलीस्ट ये ना सोचिएगा, चैप्टर का नाम तो इंग्लिश से डाल ही सकते हैं, बाकी सब कुछ तो हिंदी से दे रहे हैं बेटा। आपको बाकी सारी चीजें बेटा हिंदी से प्रोवाइड हो रही हैं। अब यहाँ पर जैसे लिखा हुआ ना क्लास 10 फिजिक्स लाइट, यानी कक्षा 10 भौतिक विज्ञान प्रकाश। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? चलो ठीक है बेटा, तो इसी को हमें आज समझना है और मैं आपको समझाने जा रहा हूं कि गोलीय दर्पण क्या होता है। बेटा अगर मैं आपके दिमाग में एक इमेज बनाऊं कि गोलीय दर्पण की बेटा एक इमेज बनाओ, तो मैं आपसे कहूंगा आप इमेजिन करिए कि आपके पास एक बॉल है, एक गेंद है आपके पास और वो गेंद कांच की बनी हुई है बेटा। किससे बनी हुई है? कांच की बनी हुई एक गेंद है और वो गेंद अंदर से बेटा खोखली है। समझना मेरी बात को। ये सामने एक डायग्राम आपको दिख रहा है, सपोज दैट ये एक बॉल है, ये एक गेंद है। अब ये जो कांच की बनी हुई है, किससे बनी हुई है बेटा? ये जो ग्लास है ये कांच की बनी हुई है। मैं क्या कह रहा हूं कि ये कांच की बनी हुई बॉल है, यानी गेंद है। और बेटा ये गेंद जो अंदर से है ना, अंदर से ये खोखली है, अंदर से बेटा कैसी है? ये अंदर से खोखली है। तो बेटा आपको ऐसे ही एक बॉल की इमेजिन करना पड़ेगा, अपने दिमाग में एक छवि बनाना पड़ेगा कि मेरे पास एक बॉल है जो ग्लास की बनी हुई है और अंदर से वो खोखली है बेटा। उसी को हम क्या कह देते हैं? उसी को बेटा मैं गोलीय दर्पण कह देता हूं। क्या कह देता हूं बेटा? गोलीय दर्पण कह देता हूं। गोलीय दर्पण के आगे तुम 2 प्रकार पढ़ोगे, अभी मैं आगे बताऊंगा बेटा, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। हम करते क्या है बेटा, इस ग्लास का बेटा आधा पार्ट हम काटते हैं। यूं करके मुझे आधा पार्ट काटना है, ऐसे करके आधा पार्ट में क्या करूंगा बेटा कि आधा पार्ट काट के अलग कर लूंगा और आधा पार्ट काट के अलग कर लूंगा। कहने का मतलब बेटा ये है कि हमें यहां पे क्या करना है, ये केवल पार्ट लेना है। जैसे ये मैंने केवल ले लिया इतना, देखो इतना, ये इतना ले लिया, इतना। तो बेटा एक मैं जो ये दर्पण लेता हूं ना, एक तरीके का दर्पण बन जाएगा और इसमें मैं 2 तरीके के दर्पण बना सकता हूं, एक तो अवतल दर्पण, एक तो उत्तल दर्पण। अभी मैं बताऊंगा कैसे बनाएंगे। अभी आपको बात समझ में आएगी मैं क्या कह रहा था। मैं कह रहा था कि ये कांच की बॉल है आपके पास। अब अगर आपको दर्पण बनाना है बेटा, तो ये तो गोलीय दर्पण हो गया, पूरा गोल गोल है तो गोलीय दर्पण हो गया। अब इसके 2 प्रकार होते हैं, एक अवतल होता है, एक उत्तल होता है। उसके लिए आपको इसको काटना पड़ेगा। तो आप क्या करते हैं बेटा, बीच से इसको यूं करके काट देते हैं और काटने के बाद बेटा ये जो व्हाइट कलर का पार्ट मैंने बना दिया, इसको आप निकाल लेते हैं। तो इससे आपके दर्पण बन जाते हैं। अभी मैं बताऊंगा बेटा दर्पण कैसे बनाते हैं। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि गोलीय दर्पण की परिभाषा क्या होती है। आइए गोलीय दर्पण की परिभाषा को समझ लेते हैं। हमने कॉन्सेप्ट तो समझ लिया। अब देखो गोलीय दर्पण में क्या लिखा हुआ है, जरा ध्यान से समझना, इसमें क्या लिखा हुआ है। गोलीय दर्पण वह दर्पण होता है जिसकी परावर्तन सतह कांच के खोखले गोले का भाग होती है। कांच के खोखले गोले का भाग कैसे हो जाएगी सर? आपने तो कहा था पूरी की पूरी बॉल है। बेटा मैंने क्या कहा कि गोलीय दर्पण, अभी आगे तुम पढ़ोगे कि गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। तो दोनों प्रकार में हम क्या करते हैं बेटा, ये जो कांच की बनी बॉल थी उससे हम क्या करते हैं ना, एक भाग ले लेते हैं, टुकड़ा ले लेते हैं। और मैंने कैसे बताया था टुकड़ा लेना, कि आपको इस ग्लास को यहां से काट देना, ऐसे करके काट दोगे
तो इसके दो टुकड़े बन जाएंगे, एक टुकड़ा इधर बन जाएगा और एक टुकड़ा इधर बन जाएगा, ये टुकड़े बन जाएंगे बेटा। और इसी से आगे हम दर्पण बनाएंगे, बट दर्पण बनाने की प्रोसेस होती है बेटा, हमें एक प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है। तो मैं अभी आपको बताऊंगा कि क्या प्रोसेस होगी, क्या प्रोसेस होकर आप गुजरेंगे तो आपको दर्पण मिल जाएंगे। अभी आपको ये बात समझ में आ गई कि नहीं, बताओ। ये बात समझ में आई कि गोलाकार दर्पण वह दर्पण होते हैं बेटा, या गोली दर्पण वह दर्पण होते हैं जिसकी परावर्तन सतह कांच के खोखले गोले का भाग होती है। अरे बहुत ही जी भैया, इसी खोखले गोले का तो भाग है। और साथ ही साथ में बेटा देखो, जब भी तुम इससे भाग काटो, चाहे जिधर से काटो, चाहे इधर से काट दो, चाहे इधर से काट दो, चाहे इधर से काट दो बेटा, जो इसकी सतह है ना, सतह इसकी हमेशा वक्र फॉर्म में रहेगी। ये जो सतह है बेटा, ये जो सतह है ये हमेशा वक्रीय रहेगी। और इसी वक्रीय के कारण बेटा इसको मैं किस नाम से जानता हूं, वक्र दर्पण के नाम से भी जानता हूं। इसको मैंने लिखा भी, वक्र दर्पण बेटा क्यों बोलता हूं, क्योंकि इसकी सतह वक्रीय होती है और इन ऑलवेज टाइम हमेशा इसकी सतह वक्रीय होगी। अरे जरा देखो यार, गोले का भाग है तो चाहे जहां से काटो तुम्हें एक वक्र तो मिलेगा ही मिलेगा। क्या बात समझ में आ रही है? क्या बात समझ में आ रही है? अब देखो, जैसे मैंने इसके दो पार्ट काटे, आ जाओ इन दोनों पार्ट को दिखा देता हूं। ये देखो, मैंने इसके दो पार्ट काट के दो दर्पण बना दिए। एक को मैंने अवतल दर्पण कहा, एक को मैंने उत्तल दर्पण कहा। जरा ध्यान से देखो, वही गोला है, उस गोले के ये दो भाग मैंने काट लिए हैं, दोनों भाग को मैंने रख दिया। इसको मैंने अवतल कह दिया, इसको मैंने उत्तल कह दिया। बट क्या ये देखने में अवतल उत्तल लग रहे हैं? क्या नहीं लग रहे हैं बेटा? ये देखने में अवतल उत्तल नहीं लग रहे हैं, तो हमें इनको अवतल उत्तल बनाने के लिए इनके ऊपर मुझे कोटिंग करनी पड़ेगी, या मैं कह सकता हूं पॉलिश करनी पड़ेगी, या मैं कह सकता हूं कि पेंटिंग करनी पड़ेगी। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो बेटा अगर पेंटिंग तुम कहां पे कर रहे हो, इस बेस पर बेटा हम टू टाइप्स बना सकते हैं। सपोज दैट मैं भी बताता हूं आपको, देखिएगा जरा ध्यान से समझिएगा। अगर बेटा आपने पेंटिंग जो की है, जो पॉलिश की है, अगर आपने आउटर साइड पर पॉलिश कर दिया ऐसे करके, अगर आप बेटा जब पॉलिश करते हैं तो ऐसे इंडिकेट करते हैं, ये क्या सर आप बना रहे हैं, पॉलिश कर रहे हैं क्या? ये तो आप ऐसे ऐसे डैश डैश बना रहे हैं। बेटा ये फिजिक्स है, और यहां पर जब हम पॉलिश करते हैं तो पॉलिश को बेटा इस तरह से मैं इंडिकेट करता हूं, इस तरह से मैं प्रदर्शित करता हूं। तो बेटा जब मैंने बाहर ये बना दिए तो ये दर्पण कौन सा हो गया? ये बेटा अवतल दर्पण हो गया। ये कौन सा दर्पण हो गया? ये अवतल दर्पण हो गया। लेकिन उत्तल दर्पण में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि दोनों तो अलग अलग चीज होती है बेटा। तो इसमें हम अंदर की तरफ से पॉलिश कर देंगे। इसमें बेटा मैं किधर की तरफ से पॉलिश कर दूंगा? इसमें बेटा मैं अंदर की तरफ से पॉलिश कर दूंगा। तो ये कौन सा दर्पण बन गया? ये उत्तल दर्पण बन गया। तो आपने क्या सीखा बेटा? आपने सीखा कि जो अवतल दर्पण है ना, जो अवतल दर्पण है, इसमें जो पॉलिश होती है बेटा, ये आउटर साइड में होती है। कहां होती है बेटा? आउटर साइड में होती है। और इसमें पॉलिश कहां पे होती है बेटा? इसमें पॉलिश इनर साइड में होती है। किधर होती है बेटा जी? इसमें पॉलिश इनर साइड में होती है, अंदर की तरफ होती है। तो बेटा जिधर से तुमने पॉलिश कर दी ना, जरा ध्यान से समझना, जिधर से आपने पॉलिश कर दी, अब उधर प्रकाश का परावर्तन नहीं होगा। तो सर प्रकाश का परावर्तन किधर से होगा? जिधर से तुमने पॉलिश नहीं की। तो अगर मैं अवतल दर्पण की बात करता हूं, तो अवतल दर्पण में बेटा प्रकाश के परावर्तन कहां से देखने के लिए मिलेंगे? इनर साइड में देखने के लिए मिलेंगे। जबकि मैं उत्तल दर्पण की अगर बात करता हूं तो प्रकाश के परावर्तन आउटर साइड में देखने के लिए मिलेंगे, यानी बाह्य सतह में देखने के लिए मिलेंगे। जरा देखो, यहां पर लाइट मैंने बाहर की तरफ से डाली है और यहां पर लाइट मैंने अंदर की तरफ से भेजी है बेटा। तो आपको यह समझ में आया क्या कि क्यों मैं ऐसा कर रहा हूं बेटा? क्योंकि यहां अंदर की तरफ पॉलिश हो गई है तो लाइट बाहर से डालनी पड़ेगी, और यहां मैंने बाहर से पॉलिश कर दी है तो लाइट अंदर से डालनी पड़ेगी। क्या कोई कंफ्यूजन है बेटा? क्या कोई कंफ्यूजन है अभी यहां तक में? इतनी बातें समझ में आ गई? बढ़िया तरीके से समझ में आ गई कि नहीं आ गई? हाँ सर बढ़िया तरीके से आ गई। तो बेटा आ जाओ फिर आगे बढ़ते हैं, और मैं आपको बता देता हूं कि उत्तल और अवतल की परिभाषा क्या होती है। आ जाओ बेटा, आ जाओ परिभाषा की बात कर लेते हैं और एक बार फिर से समझ लेंगे। बेटा अवतल दर्पण वह गोलाकार दर्पण है जिसमें प्रकाश का परावर्तन अवतल सतह पर होता है। और अवतल सतह क्या है? अरे अवतल सतह क्या है? और यह अवतल सतह अंदर की तरफ होती है, अंदर की तरफ दबी हुई होती है।
अवतल सतह जहां पर पॉलिश न की जाए वो अवतल सतह हो गई। जरा ध्यान से समझना, जरा ध्यान से समझना। आउटर साइड में मैंने क्या किया है बेटा, इधर मैंने पॉलिश कर दिया है, इधर बेटा मैंने क्या किया है, पॉलिश कर दिया है। तो इधर पॉलिश कर दिया तो प्रकाश के परावर्तन तो उधर नहीं होंगे, तो प्रकाश के परावर्तन बेटा इधर साइड होंगे। तो इधर साइड को मैं कह दूंगा ये अवतल, ये बेटा क्या हो जाएगी, अवतल सतह है, अवतल सतह है। और अवतल सतह में ही क्या देखने के लिए मिलेंगे, परावर्तन, परावर्तन। तो बेटा ये हो गई अवतल सतह। अंदर की तरफ क्या हो गई, अवतल सतह हो गई, जहां पर बेटा क्या देखने के लिए मिल रहे हैं, जहां पर बेटा परावर्तन देखने के लिए मिल रहे हैं। लाइट आएगी तो यहीं से रिफ्लेक्ट होगी, बाहर से लेना देना नहीं है। तो इसको हमने क्या कहा, इसको हमने अवतल दर्पण कहा और अच्छी तरीके से डिफिनेशन लिखवा दी। बेटा ये सारी डिफिनेशन और जो हम नोट्स देते हैं ये बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। हमारा शुरुआत से ऐसा टारगेट था कि हम बोर्ड को इस तरह से पढ़े बेटा कि बच्चे को फिर कहीं ना जाना पड़े। अब ऐसा नहीं है बेटा हमारे चैनल में कि आप हमसे लेक्चर्स ले लें फिर आप नोट्स के लिए भटक रहे हैं। बेटा ये जो डिजिटल नोट्स हम दे रहे हैं ये तो हम दे ही रहे हैं, साथ ही साथ में हम अपने ऑफलाइन की आपको हैंड रिटन नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे, बट उसमें थोड़ा सा समय लगेगा बेटा। तो अभी के लिए तो आप इससे नोट्स बना लीजिए, एक बार आपको ऑफलाइन वाली नोट्स जब दे दी जाएगी तो आप एक बार मिला भी सकते हैं। तो बेटा जो नोट्स हम यहाँ पर लेके आ रहे हैं, ये सब चीजें लिख के ला रहे हैं, ये बोर्ड की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसी तरह से हम लोग अपने लेक्चर्स को बेटा मेंटेन करते हैं या डेवलप करते हैं ताकि बच्चे को कहीं प्रॉब्लम ना हो। अरे आपको इस चैनल के बाद किसी चैनल में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि कंप्लीट लेक्चर मैं आपको दे दूंगा, एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस दे दूंगा, पुराने पेपर जितने हैं सब दे दूंगा बेटा। तो बहुत सारी चीजें मैं आपको इसी चैनल में दे दूंगा। हर एक वो चीज जो आपको पेड कोर्स में मिलती है बेटा, वो सारी चीजें मैं आपको इसी चैनल में प्रोवाइड करा दूंगा। बस आपको हमसे जुड़े रहना है और लेक्चर्स को देखते रहना है बेटा। क्या ये बातें सब समझ में आ रही हैं? क्या ये सब बातें समझ में आ गई? क्या ये अवतल दर्पण समझ में आया? क्या अब उत्तल दर्पण समझा दूं? हाँ सर अब उत्तल दर्पण समझा दीजिए। तो बेटा बहुत ही सिंपल है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण को हम क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स मिरर भी बोलते हैं। यहां पर मैंने जानबूझ के इंग्लिश से लिख दिया और नीचे बेटा ये यहां पर लिखा ही है हिंदी से उत्तल दर्पण। तो बेटा उत्तल दर्पण की हम बात करने वाले हैं। और उत्तल दर्पण क्या होता है बेटा? उत्तल दर्पण वह गोलाकार दर्पण है जिसमें प्रकाश का परावर्तन उत्तल सतह से होता है और उत्तल सतह बाहर की तरफ उभरी हुई होती है। क्यों बेटा? क्योंकि जरा ध्यान से समझना। अरे अभी अभी तो समझाया था कि अंदर की तरफ तो आपने पॉलिश कर दिया बेटा, अंदर की तरफ तो आपने क्या कर दिया था? अंदर की तरफ आपने पॉलिश कर दिया था, ये अंदर की तरफ आपने पॉलिश कर दिया था। तो मैंने कहा था कि लाइट का परावर्तन जो होगा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो होगा, वो तो आउटर साइड से होगा, वो तो बेटा इधर से होगा। वो तो किधर से होगा बेटा? इधर से होगा। तो बेटा जी जरा ध्यान से समझना, अगर वो इधर से हो रहा है तो बेटा इस साइड को मैं क्या कहूंगा? अरे बताओ बेटा, इस साइड को मैं क्या कहूंगा? इसको मैं बोलूंगा उत्तल सतह। इसको क्या बोलूंगा बेटा? उत्तल सतह बोलूंगा। और उत्तल सतह में क्या हो रहा है जरा ध्यान से देखो, उत्तल सतह में परावर्तन हो रहा है। उत्तल सतह में क्या हो रहा है? परावर्तन हो रहा है। तो आपको समझ में आ रहा होगा और आपको डायग्राम के थ्रू भी समझ में आ रहा होगा और लाइंस भी बेटा अच्छी तरीके से लिखी हुई हैं, तो लाइंस के थ्रू भी समझ में आ रहा होगा और बढ़िया मजा आ रही होगी। लेक्चर समझ में आ रहा है? अरे कमेंट कर दिया करो, कभी कभार कमेंट मार दिया करो एक छोटी सी कि कैसा लगा लेक्चर, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। बेटा सारी चीजें बताते रहा करो, थोड़ा सा इंटरेस्ट बनता रहता है और कनेक्टिविटी बनती रहती है बेटा। हम लोग आपके साथ कनेक्ट हो पाते हैं इस तरीके से। समझ रहे हो ना मेरी बात को? हाँ सर समझ तो रहे हैं, बट सर हम करेंगे तो नहीं कमेंट। तो बेटा मत करो, फिर मत करो। अब क्या किया जा सकता है बेटा ना? तो चलो आ जाओ, अब हम बात करेंगे मुख्य अक्ष क्या है, वक्रता त्रिज्या क्या है, वक्रता केंद्र क्या है और ध्रुव क्या है। बेटा ये बहुत ही छोटी छोटी सी चीजें हैं। पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा देता हूं, देन फिर मैं आपको लाइंस लिखवा दूंगा, आप वहां से जाकर भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ओके सर, कोई दिक्कत नहीं, आप समझाइए सर। चलो आ जाओ, फिर आ जाओ बेटा। देखो बेटा आपको पता है कि ये जो मैंने कर्व लिए हैं, ये जो सामने आपको दिख रहे हैं, ये उस ग्लास का एक पार्ट है और ग्लास गोलाकार थी।
तो बेटा इसको थोड़ा सा डैश डैश करके ना गोलाकार बना लो, पहले रेड पेन से बना लेते, थोड़ा सा कम दिखेगा। ये हमने गोला गोला बना लिया, ये देखो मैंने गोला बना लिया, इसको भी और इसको भी बेटा मैं क्या बना दूंगा, इसको भी बेटा मैं गोला बना दूंगा। क्या ये गोले जैसे दिख रहे हैं? लगभग लगभग थोड़े थोड़े दिख रहे होंगे, जरा ध्यान से देखो, मैंने इनको गोला बना दिया क्योंकि ये गोली दर्पण ही तो हैं। अरे गोली दर्पण को ही तो दो दर्पणों में बांटा था हमने, अवतर और उत्तल में, तो ये बेटा हमने गोला बना दिया। अब बेटा जरा ध्यान से देखो, गोले का सेंटर कहां है? अरे गोले का केंद्र कहां पे है? अरे गोले का केंद्र यहां पे होगा, यहां पे। तो और इसके गोले का केंद्र कहां पे होगा? यहां पे होगा। तो बेटा ये हो गया गोले का केंद्र, इसको बड़ा कर दिया, और ये हो गया बेटा गोले का केंद्र, इसको भी बड़ा कर दिया। तो बेटा इसी गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा? वक्रता केंद्र बोलते हैं। और इस वक्रता केंद्र को C फॉर कैट से इंडिकेट करते हैं। ये बेटा C हो गया, इसको भी बेटा मैं C से लिखूंगा, और यहां पर पॉलिश कर देता हूं क्योंकि ये अवतल दर्पण है तो इसकी पॉलिश बाहर की साइड से होगी, तो ये पॉलिश कर दिया। और क्योंकि ये उत्तल दर्पण है तो इसकी साइड, इसकी जो पॉलिश होगी बेटा वो अंदर की साइड से होगी। सभी बच्चों को पता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बेटा जरा ध्यान से समझना, अगला समझो थोड़ा सा, अगला जरा ध्यान से समझना बेटा। हमने वक्रता त्रिज्या वक्रता केंद्र देख लिया। अरे वक्रता केंद्र क्या है? वक्रता केंद्र हमने देखा बेटा कि जो गोले का केंद्र होगा वही दर्पण का वक्रता केंद्र है। हमने गोला बनाया, फिर हमने केंद्र को पकड़ लिया और उसी केंद्र को हमने वक्रता केंद्र बोल दिया। अब बेटा जो तुमने गोले का भाग लिया है ना, भाग क्या है? ये येलो वाला जो दिख रहा है, अरे ये येलो वाला दिख रहा है तो ये भाग है, और इस भाग का केंद्र, इस भाग का केंद्र ध्रुव कहलाता है। तो बेटा इस भाग का केंद्र ये यहां पर होगा, तो इसको मैं ध्रुव कह दूंगा। क्या कह दूंगा? ध्रुव कह दूंगा। इसी तरह बेटा इसको भी मैं ध्रुव कह दूंगा, इसको भी क्या कह दूंगा बेटा? ध्रुव कह दूंगा। इसको ध्रुव को P फॉर पैरेट से बेटा इंडिकेट करते हैं, और ध्रुव को किसको करते हैं? P फॉर पैरेट से करते हैं। यानी वक्रता केंद्र को C फॉर कैट से कर दिया, ध्रुव को बेटा P फॉर पैरेट से कर दिया। अरे P फॉर पैरेट लिख के मत चले आना बेटा। तो ये दो बातें समझ में आई कि नहीं? अरे आई क्या? आई क्या? ये बातें समझ में आ गई क्या? हाँ सर ये बातें समझ में आ गई, हाँ सर ये बातें समझ में आई। अब मुख्य अक्ष को समझो। अरे मुख्य अक्ष बहुत ही सिंपल सी चीज है। इस जो वक्रता केंद्र से लेकर इस ध्रुव के बीच में ऐसे लाइन खींच दो, या तुम यहां से इसके पीछे से लेकर एक लाइन खींच दो। लाइन बेटा समांतर और सीधी जानी चाहिए, क्योंकि तभी तो C और P में आएगी। अरे लाइन खींच के देख लेते हैं, आ जाओ आ जाओ बेटा, लाइन खींच के देखते हैं तभी समझ में आएगा। बेटा ये हमने एक लाइन खींच दी, यूं करके एक सीधी लाइन खींच दी, और यहां पर भी बेटा यूं करके एक सीधी लाइन खींच दी, और इस लाइन को हमने कहा कि ये मुख्य अक्ष है। बेटा इसको मैंने क्या कहा कि ये मुख्य अक्ष है, यहां पर लिखना पड़ेगा, ये हमने लिख दिया कि ये मुख्य अक्ष हो जाएगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं इंग्लिश में। इसको भी बेटा मैं क्या बोलूंगा? इसको मैं मुख्य अक्ष बोलूंगा, मुख्य अक्ष बोल दूंगा। ये हो गया बेटा मुख्य अक्ष। तो बात समझ में आई कि मुख्य अक्ष क्या था? अरे एक सीधी लाइन है जो C और P को काटती हुई सीधी चली जाती है, तो इसको मैंने मुख्य अक्ष कहा। अभी परिभाषाएं लिखवा दूंगा, अभी यहां पर समझ लो एक बार। हाँ सर समझ में आ गया। तो बेटा मुख्य अक्ष समझ में आपको आ गया, कोई दिक्कत नहीं। मुख्य अक्ष आ गया आपको समझ में, वक्रता केंद्र आ गया और ध्रुव समझ में आ गया। अब वक्रता त्रिज्या क्या है? अरे पूरे गोले की जो त्रिज्या होती है ना, उसी को हम वक्रता त्रिज्या बोलते हैं मेरे बच्चे, जरा ध्यान से समझना। और पूरे जो गोले की त्रिज्या है उसको हम R से लिखते हैं। पूरा गोला दिख रहा है क्या? इस गोले की त्रिज्या, इसको बेटा इसको हम लोग R कहेंगे। यानी R क्या है? C और P के बीच की दूरी। बेटा R क्या है? ये त्रिज्या क्या है? यहां पे आपने क्या समझा? C और P के मध्य की दूरी हो जाएगी बेटा। क्या बताओ?
सी और पी के मध्य की दूरी क्या हो जाएगी बेटा, जल्दी बताओ, त्रिज्या हो जाएगी। जहां पे आपने सी लिखा था वहां से पी तक के बीच की दूरी को त्रिज्या कहेंगे। और बेटा किसी भी गोले की त्रिज्या निकालना आपको आता होगा, ऐसे ही तो आप निकालते थे, बताओ। तो ये क्या हो गया बेटा, त्रिज्या हो गया। तो आई होप ये डायग्राम्स आपको समझ में आ गए होंगे, बढ़िया तरीके से मैंने एक्सप्लेन किए हैं बेटा, प्रॉब्लम आपको नहीं होना चाहिए। एक एक बातें बहुत ही चुन चुनकर आपको बताई हैं। अब मैं आपको परिभाषाएं लिखवा देता हूं ताकि परिभाषा में भी कहीं दिक्कत ना हो जाए आपको कि हाँ सर ये समझ में नहीं आया सर, कैसे परिभाषा लिख देंगे सर। तो कोई बात नहीं है सर, लिखवा रहे हैं, तुम लोग बस छाप लो, तुम लोग बेटा छाप लो, सर का काम तो है ही है बांध लो लिखवाना। एक बार इस डायग्राम को देखना चाहते हो तो देख लो, ये पूरा गोला है कि नहीं, आ जाओ इसको समझा देता हूं एक बार डायग्राम को। ये पूरा गोला हमने ले लिया, पूरा गोला ले लिया। अगर बेटा इस गोले को, अरे हिंदी इंग्लिश में मत फंस जाना, ठीक है, मैं समझा रहा हूं हिंदी से। अगर इस गोले को तुमने बेटा क्या किया, बाहर की सतह से क्या कर दिया, पेंट, तो बेटा इसको मैं बोलूंगा कॉनकेव मिरर, जिसे मैं बोलता हूं अवतल, जिसे मैं बोलता हूं अवतल। और अगर मैंने इसे अंदर की तरफ से बेटा कलर कर दिया तो इसको मैं कॉन्वेक्स बोलूंगा, जिसे मैं बोलूंगा बेटा उत्तल, जिसे मैं क्या बोलूंगा, उत्तल बोलूंगा। एक सीधी लाइन जो बीच से जाएगी इसको बेटा मैं मुख्य अक्ष बोलता हूं, मुख्य अक्ष बोलता था, बोलो बोलता था कि नहीं बोलता था, बिल्कुल बोलता था, मुख्य अक्ष बोलता था। बेटा इस सेंटर में, इसका जो सेंटर होगा, ये वाला जो सेंटर होगा, इसको बेटा मैं वक्रता केंद्र बोलता था, जिसे मैंने सी से लिखा था। बीच की दूरी को मैंने आर से बताया था कि नहीं, ये रेडियस है बेटा, इसको मैंने आर से बताया था। और इस चीज को बेटा मैंने पी से बताया था, जिसे मैं पोल या बेटा ध्रुव बोलता हूं। क्या बोलता हूं, ध्रुव बोलता हूं। और आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा। अरे बहुत ही छोटा सा डायग्राम है, इसी को तो अभी तक समझा रहा था मैं, बढ़िया समझ में आ गया होगा। आ जाओ अब परिभाषा की बात कर लेते हैं, वक्रता केंद्र को समझते हैं। आ जाओ बेटा, वक्रता केंद्र को समझते हैं। गोले के केंद्र में वह बिंदु जहां से कांच को काटा गया है, और मैंने कहा था ना कि मध्य से कांच को काटा गया है, तो बेटा जहां से कांच को काटा गया है उसे वक्रता केंद्र कहते हैं। और इसे कैपिटल सी से, और इसे कैपिटल सी से लिखते हैं। मतलब इसको कहां पे लिख दूंगा बेटा, इसको यहां पे लिखूंगा। इसका जो गोला बनेगा ना, इसका जो गोला बनेगा ये बनेगा, तो इसको बेटा यहां पे लिखूंगा, यहां पे लिखूंगा। और इसको मैं सी से लिखूंगा। किससे लिखूंगा बेटा, सी से लिखूंगा। इसी को मैं वक्रता केंद्र कहता हूं। हाँ बेटा, हाँ बेटा, हाँ मंजीत, हाँ यही है, यही, ठीक है, ठीक है, बढ़िया बना रहे हो तुम, अच्छा, बढ़िया समझ में आ रहा है, अच्छी बात है बेटा, समझ में आ रहा है। बट समझो मेरी, मैं कमेंट पे ध्यान नहीं दे रहा हूं, मुझे समझाना है बच्चा, समझ, मुझे हर बार इस तरफ देखना पड़ेगा क्योंकि लैपटॉप इस तरफ रखा हुआ है, कमेंट मुझे पढ़ना है, और सामने कैमरा है बेटा, तो मुझे सामने फोकस करने दो अभी। इसके बाद बेटा मैं सारे डाउट्स के आंसर, आपके सारे डाउट्स के आंसर बेटा मैं दूंगा, आपके सारे डाउट के आंसर दूंगा। आपको कमेंट ड्रॉप करनी है डाउट्स के लिए। क्या ये बात समझ में आ गई? हाँ सर समझ में आ गई। वक्रता केंद्र समझ में आया हो तो आ जाओ, अब नोट समझाता हूं। सर ये नोट कितने रुपए वाली है? बेटा 500 रुपए की नोट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है। अरे जरा ध्यान से समझो, अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र उसके सामने होती है, लेकिन उत्तल दर्पण में वक्रता केंद्र दर्पण के पीछे होती है। बेटा उत्तल दर्पण में पीछे है, अवतल दर्पण में सामने है। कहने का मतलब बेटा जी ये है, जरा ध्यान से समझना। बेटा इसको हमने क्या कहा, तुम्हें समझ में आएगा बेटा, जरूर आएगा। इसको बेटा मैंने क्या कहा कि ये वक्रता केंद्र है। क्या कहा? वक्रता केंद्र है। अगर मैं अवतल दर्पण की बात करता हूं तो अवतल दर्पण में, क्योंकि लाइट के रिफ्लेक्शन भी इधर से होते थे, लाइट के रिफ्लेक्शन भी इधर से होते थे, मतलब ये सामने आ गया, सामने आ गया कि नहीं आ गया। लेकिन बेटा उत्तल दर्पण में लाइट के रिफ्लेक्शन इस तरफ हुआ करते थे और वक्रता केंद्र पीछे की तरफ है, इसीलिए मैंने कहा कि ये पीछे की तरफ है। अभी समझ में आ रहा होगा, बढ़िया समझ में आ रहा होगा, क्योंकि लाइट के रिफ्लेक्शन तो उधर हो रहे हैं, वक्रता केंद्र इधर है। उधर क्यों हो रहे हैं? क्योंकि आपने यहां से कलर कर दिया था ना, पीछे के साइड से अगर आप कलर कर देंगे बेटा तो लाइट के रिफ्लेक्शन बाहर की तरफ से होंगे, परावर्तन बाहर की तरफ से होंगे, लेकिन वक्रता केंद्र तो अंदर की तरफ ही रहेगा। इसीलिए बेटा हमने कहा
अवतल दर्पण में ये सामने है, उत्तल दर्पण में ये पीछे होगी। तो समझ में आपको आ गया होगा और इसको लिख लेना बेटा, ये इंपॉर्टेंट है। समझ में ना आए तो कमेंट करना, मैं समझाऊंगा दोबारा शॉर्ट बना के आपके लिए, ठीक है। आ जाओ बेटा, अब हम किसकी बात करते हैं, ध्रुव और मुख्य अक्ष की बात करते हैं। मैंने क्या बताया था कि बेटा जो दर्पण होगा ना उसका बीच वाला पार्ट को मैं ध्रुव बोलूंगा, और मैंने इसी बात को बेटा बाद में समझाने के बाद लिख भी दिया। दर्पण के परावर्तक तल के मध्य भाग को, मध्य भाग या मध्य बिंदु को, परावर्तन की सतह तो यही होगी और इसका मध्य बिंदु बेटा किधर होगा, इसका मध्य बिंदु बेटा इधर होगा। तो इसी मध्य बिंदु को बेटा मैं P से लिखूंगा। किससे लिखूंगा, P से लिखूंगा, और इसी को बेटा मैं ध्रुव बोलता हूं। मैंने क्या लिखा, दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। क्या समझ में आया क्या कि ध्रुव किसे कह रहे हैं? हाँ सर समझ में आ गया। अब मुख्य अक्ष क्या था, मैंने कहा था कि जो वक्रता त्रिज्या होगी, जो कि कहीं यहीं होगी, वक्रता त्रिज्या होगी, इससे एक लाइन गुजार दो, इससे बेटा एक लाइन गुजार दो, यूं करके एक लाइन गुजार दो, यही लाइन मुख्य अक्ष है। और इसको मैंने लिखा भी कि दर्पण के वक्रता केंद्र तथा ध्रुव को मिलाने वाली रेखा, मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। कोई डाउट है क्या बच्चा, कोई डाउट है क्या? अरे यही तो समझा रहा था कि वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच में जो लाइन होगी उसी को मुख्य अक्ष कहेंगे। अरे यही समझा रहा था क्या? हाँ सर, इसको आपने डिटेल में समझा दिया था। तो बेटा आई होप ये चीजें आपको बढ़िया से समझ में आ रही होंगी। अब मैं वक्रता त्रिज्या की बात करता हूं। अरे मैंने वक्रता त्रिज्या को कैसे समझाया था कि किसी गोले की त्रिज्या, पहले इसको एक गोले जैसे बना दो, पहले इसको बेटा एक गोले जैसे बना दो, बना दिया। अब इसका सेंटर वाला पार्ट, इसके सेंटर वाले पार्ट से लेकर ये इतनी तक की डिस्टेंस को मैं ये त्रिज्या बोलता हूं। किसी गोले की त्रिज्या यही होती है कि नहीं? और त्रिज्या किसके किसके बीच में आ रही है? अरे इसको मैंने C बोला था क्या, इसको मैंने C बोला था क्या, और इसको मैंने P बोला था क्या? यानी C और P के मध्य की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। और मैंने लिखा भी बेटा, गोली दर्पण जिस गोले का कटा हुआ भाग है उसकी त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ऐसे भी आप लिख सकते हैं बेटा जी, क्योंकि ये पूरा गोला हो गया, इस गोले की जो त्रिज्या होगी वही वक्रता त्रिज्या होगी। क्या बात समझ में आई क्या? हाँ सर समझ में आई, और बढ़िया से समझ में आई, तो अच्छी बात है बेटा। आ जाओ बेटा, अब प्रेचर ऑफ मिरर की बात करते हैं। इसको हम बेटा हिंदी में क्या कहते हैं ना, दर्पण का द्वारक। क्या कहते हैं बेटा? दर्पण का द्वारक। लिख लेना बेटा, प्रेचर ऑफ मिरर को हम बोलते हैं दर्पण का द्वारक। द्वारक कौन है? ये जो दिख रहा है, अरे जो येलो वाला दिख रहा है ना, इसका इस पॉइंट का नाम बेटा मैं दे देता हूं M। इसको मैंने इसको M कह दिया, और इस वाले पॉइंट को कह देता हूं बेटा M डैश। इसको मैंने M डैश कह दिया। तो बेटा M और M डैश क्या हैं? दर्पण के द्वारक हैं। ये पूरी क्या हो जाएगी बात? दर्पण के द्वारक की बात हो जाएगी। यानी गोली दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को, परावर्तक तल के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। अरे ये व्यास ही तो है बेटा, ये व्यास ही तो है। और बेटा हम कह सकते हैं कि दर्पण के द्वारक के ऊपर डिपेंड करता है कि दर्पण कितना लंबा है, कितना छोटा है। मैंने लिखा भी, दर्पण के द्वारक से हम दर्पण के आकार को या उसकी साइज को बेटा हम नाप सकते हैं। तो यहां पे आपको पता है ना, अब जैसे नापना है तो आपको यह देखना पड़ेगा कि M से M2 के बीच की डिस्टेंस कितनी है। जितनी डिस्टेंस है उससे आपको पता चल जाएगा कि हाँ यार इतना बड़ा, ये इतना बड़ा मैंने दर्पण लिया है। अब जैसे दर्पण यहां पे है तो ये वाला हाथ M1 हो गया, M हो गया, ये वाला M डैश हो गया। तो इसके बीच में जैसे मान लो कम डिस्टेंस, मतलब कम है, ये ज्यादा है तो ज्यादा है, सही सीधी सी बात हो जाती है बेटा। तो इसमें ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है। दर्पण का द्वारक का मतलब ये, जो तुम कर्व ले रहे हो, वक्रित तल ले रहे हो, वो तल कितना बड़ा है। अरे ये पीला वाला कितना बड़ा है, इसी को बेटा हम कहते हैं कि ये दर्पण का द्वारक है। और दर्पण का द्वारक से हम ये अनुमाना लगा सकते हैं। अनुमाना क्या? ये हम बता सकते हैं कि ये कितना बड़ा है, कितना छोटा है। समझ रहे हो मेरी बात को? जैसे मान लो ये पेन है, अगर इस पेन का ये वाला पार्ट और इस पेन का ये वाला पार्ट मुझे पता चल जाए, मान लो ये वाला पार्ट यहाँ पे, ये वाला पार्ट यहाँ पे, अब पेन हटा दो तो ये यहाँ पे था, तो बट लगभग इतना बड़ा पेन है मेरा, लगभग इतना बड़ा मेरा पेन होगा। क्यों? क्योंकि मुझे ये पॉइंट पता है, मुझे ये पॉइंट पता है, तो बीच की डिस्टेंस तो बता ही सकता हूं। तो बेटा ऐसे ही हम लोग क्या करते हैं, दर्पण के द्वारक से पूरी की पूरी क्या कर लेते हैं कि दर्पण की साइज ज्ञात कर लेते हैं। और बहुत ही आसान है बेटा ज्ञात करना, तो इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं होनी चाहिए। बेटा आई होप आज का लेक्चर आपको
आपको समझ में आया होगा। लास्ट में बेटा मैं आपको यह बता देता हूं कि मैंने क्या क्या आज आपको समझाया है। हाँ बेटा मोहित, हाँ ठीक है, बढ़िया से समझ में आया होगा। बिल्कुल बेटा समझ में आएगा। मोहित कह रहा है सर मुझे बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया। थैंक यू बेटा, थैंक यू मोहित। बट हाँ, समझ में तो यार आएगा ही आएगा। इतनी मेहनत किस लिए की जा रही है? अरे बेटा ये मैं केवल अवतल दर्पण का बना रहा हूं, उत्तल का आप खुद से बना लीजिएगा। मैंने आपको क्या बताया बेटा कि इस सेंटर वाले पार्ट को ध्रुव बोलूंगा, इस वाले पार्ट को सी बोलूंगा, बीच में बेटा होता है आर, और इसको मैं बोलता हूं मुख्य कुछ ज्यादा ही बड़ा नहीं हो गया बेटा, अक्ष। इसको मैं बोलूंगा मुख्य अक्ष। ये जो लाइन है, ये जो ग्रीन वाली लाइन है बेटा, ये जो ग्रीन वाली लाइन है, इस ग्रीन वाली लाइन को मुख्य अक्ष बोलूंगा। और यहां पर बेटा, यहां पर परावर्तन सतह इस तरफ है और सारी चीजें इसी तरफ हैं। बट इसमें ऐसा नहीं है, उत्तल दर्पण में बेटा ऐसा नहीं है। उत्तल दर्पण में सारी चीजें तो बेटा इस तरफ हैं, सभी चीजें तो बेटा इसी तरफ हैं, लेकिन दुख की बात यह है कि परावर्तन की सतह बेटा इधर है। परावर्तन की सतह ये बेटा परावर्तन तो इधर होगा, परावर्तन इधर होगा, सब इधर है। बट इधर बेटा क्या है, परावर्तन भी इधर होगा, परावर्तन भी इधर होगा, और सभी चीजें भी इधर उपस्थित हैं। तो बेटा हम कहेंगे कि अवतल दर्पण में चाहे त्रिज्या हो, चाहे वक्रता त्रिज्या हो, चाहे बेटा वक्रता केंद्र हो, ये सब अवतल दर्पण जो रहता है ना, उसके सामने ही स्थित रहते हैं। बेटा यहां पर सब पीछे उपस्थित होते हैं, सामने तो कुछ है ही नहीं। देखो, अरे सामने कहाँ है भाई, पीछे की साइड है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ सर आ रहा है। तो आई होप बेटा आज का लेक्चर आपने एंजॉय किया होगा, आपको समझ में आया होगा, आपको मजा आई होगी, और बढ़िया तरीके से लेक्चर्स आपको आज के समझ में आए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट लेक्चर पर। टाटा बाय बाय।